कहते हैं। सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, इसके बेसिक रूल्स देखते हैं। ठीक है, ये लॉज के नाम मैंने लिख दिए हैं, लेकिन आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको याद करना है, ताकि आप समझ सकें कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या इन आउटपुट लिखें। ठीक है, तो पहला आइडेंटिटी लॉ, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है। देखो, ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई भी इनपुट है उसको ज़ीरो के साथ जब भी हम ऐड करते हैं, यानी कि और गेट का सिंबल लगाते हैं, तो क्या आउटपुट मिलेगा। ये कह रहे हैं कि ए मिलेगा। ऐसा क्यों? देखो, ए की वैल्यू यहाँ पर 2 हो सकती हैं, तो 1 हो सकती है, फिर 0 हो सकती है। ठीक है, अगर मैं इसको 1 रखता हूँ तो 1 + 0 1 आना चाहिए, तब भी ए की ही वैल्यू काउंट की जाएगी। अगर मैं इसको 0 रखता हूँ तब भी 0 आना चाहिए, यानी कि जो भी वैल्यू ए की होगी वही इसका आउटपुट आएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि a + 0 a हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें देखो a.0 मल्टीप्लाई करने वाला है, सेम वही है। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखूँगा तो 1.0 0 आएगा, अगर मैं 0 रखूँगा तो 0.0 0 आएगा। तो इसका मतलब a की वैल्यू कोई भी हो, जब मैं डॉट करूँगा तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये समझना है आपको। ठीक है, डॉट सिंपल से देख लो, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, पर प्लस का मतलब ये नहीं होता। कहीं पर 1 × 1 आएगा तो उसको 1 लिख देंगे, लेकिन जहाँ 1 + 1 आएगा उसको हम 2 नहीं लिखना है, वहाँ पर 1 लिखना होगा। आगे देख, जैसे इसमें देखो, अगर मैं कहता हूँ कि a + 1 है तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 + 1 1 आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 + 1 1 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी 1 में अगर हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो 1 हो जाएगी ना। यहाँ पर 1 में अगर मैं 1 ऐड कर रहा हूँ तो 1 ही होगा, यानी कि हाई इनपुट ही हो, हाई आउटपुट ही आएगा, 2 नहीं होगा। a.0 वही 0, सेम ई वाला। यहाँ पर a की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में जितना भी अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 0 ही आएगा। यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लिकेशन से खेल सकते हो। नेक्स्ट क्या है अपना, अगर मैं a को a के साथ जोड़ता हूँ तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, a मिलना चाहिए, क्योंकि ये सेम इनपुट हो जाएगा। a सेम इनपुट है। अगर मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि 0 + 0 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जो a होगा उसको ऐड करने के बाद a ही आएगा। तो ऐसी सिचुएशन कहीं भी आती है, a + a होगा तो सिंपली वहाँ पर a लिख देंगे। जैसे ही मैंने कहा a.a, तब भी a ही आएगा। सेम बात है ना, अगर तुम 0 रख रहे हो, 0 रख रहे हो तो 0 आ जाएगा, 1 रख रहे हो, 1 रख रहे हो तो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है और तुम्हारे दोनों इनपुट सेम है। ठीक है, तो दोनों केसेस में a ही आने वाला है। अब थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, ये वाला। अगर तुम किसी भी इनपुट के ऊपर 2 बार लगा दे रहे हो तो ये कहता है, ये लॉ कहता है कि अगर तुम 2 बार लगा, एक बार का मतलब क्या होता है, अगर मैंने ये बार लगा दिया, इसका मतलब होता है जो इनपुट a का तुमने दिया होगा उसका अपोजिट होगा, क्योंकि हम 2 ही टर्म बात करते हैं, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। अगर मैं इसको 1 रखता हूँ तो ये 0 होना चाहिए। कहने का मतलब समझ रहे हो, a बार का मतलब क्या होगा, 1, तो a क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर a यहाँ पर 1 है तो a बार क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब ये दूसरे का अपोजिट, यानी कि नॉट है। ठीक है, a बार का मतलब क्या होगा, नॉट होगा। किसका, a का नॉट होगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं ये कि a डबल बार का मतलब क्या है। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर किसी भी इनपुट के ऊपर 2 बार दिख जाएं तो वो एक दूसरे से कैंसिल आउट कर जाते हैं, और क्या बन जाता है, सिंपल ये वाला जो इसका ओरिजिनल था वो बन जाएगा। ठीक है, किसी भी इनपुट के ऊपर अगर 2 बार दे रखे हैं तो वो कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएंगे, ए। अब नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड। कहने का मतलब है अगर मैं a को a बार के साथ ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसको कैसे समझते, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले ही कर रखा है। अगर मैं a को 0 लिखता हूँ तो इस लॉ के हिसाब से ये वाला जो मैंने कहा कि a का a बार अगर a का नॉट है, तब अगर मैं इसको 0 रखता हूँ तो इसका ये नॉट है तो ये 1 हो जाएगा। तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। ऊपर पढ़ के आए हैं, कहाँ लिखा है, मतलब इसमें देखो ना, कहीं भी लिख जाओ देखोगे तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि एडिशन है ना, सिंपल सी बात है यार। 1 में 0 जोड़ोगे 1 ही तो रहेगा, तो 1 हो जाएगा। अब इसको मैं अगर 1 मानता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, इसका अपोजिट, तब भी 1 + 0 1 आ जाएगा।
अब ये कह रहे हैं कि ए डॉट ए बार, ये हमेशा 0 कैसे होगा, ये सुन लो। अगर मैं ए को 0 रखता हूँ तो ए बार 1 हो जाएगा। तो इन दोनों केसेस में हमेशा ए का वैल्यू 0 है। अब हम पढ़ चुके हैं कि जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा किसी भी चीज़ को तो वो 0 ही आएगी। दोनों केसेस में तुम देख सकते हो कि अगर मैं ए की वैल्यू को 1 रखता हूँ तो ए बार 0 हो जाएगा, अगर मैं ए की वैल्यू को 0 रखता हूँ तो ए बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों में ही डॉट है। जब हम डॉट की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जो मैथ्स में हम पढ़ते भी हैं कि अगर मैं a प्लस बी लिखता हूँ तो मैं b प्लस ए भी लिख सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं a प्लस बी ही हमेशा लिखूँगा। जैसे वेक्टर में हम करते हैं तो कुछ क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह उसमें होता है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ वगैरह, तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट में हम नहीं कर सकते कुछ चीज़ों में, लेकिन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है जो फॉलो होती हैं यहाँ पर कि अगर मैं a प्लस बी लिख रहा हूँ तो मैं b प्लस ए भी लिख सकता हूँ। जैसे मैंने ये कहा कि a डॉट बी है तो मैं b डॉट ए भी लिख सकता हूँ। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है इसका अलजेब्रा, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ कहने का मतलब है a प्लस बी प्लस सी है तो मैं a के साथ b को भी रख सकता हूँ, c को भी रख सकता हूँ, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे प्लस में है तो किधर किसी को भी किधर भी लिख सकता हूँ मैं। अब जैसे इसकी बात करते हैं, a डॉट बी डॉट सी सिम सारे मल्टीप्लाई में है तो तीनों को मैं कैसे भी लिख सकता हूँ। a डॉट बी डॉट सी लिख सकता हूँ, a सी बी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव देखते हैं, यहाँ पर a डॉट बी प्लस सी, जैसे मैथ्स में हम करते नहीं, a की मल्टीप्लाई पहले इससे करनी है फिर इससे करनी है, सेम वही करना है। जब इससे करोगे तो a भी आ जाएगा, प्लस का साइन तो है ही अपना, और ac आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। a प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ये कैसे आया, इसकी तो मैं मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकता, तो इसको समझना कैसे है। अगर तुम इसका लॉजिक जानना चाहते हो मैथमेटिकली कैसे आया ये, तो हम देखते हैं। मैं इसको LHS मान लेता हूँ, इसको RHS। चलो इसको RHS को सॉल्व करते हैं। अगर ये इसके इक्वल आ गया समझ जाएंगे भाई जो ये लिखा है वो सही है। तो मेरी RHS क्या दे रखी है यहाँ पर, a प्लस बी डॉट ए प्लस सी, यही तो है। तो सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a डॉट ए प्लस ए डॉट सी प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया। अब यहाँ पर देखो हमने पहले पढ़ चुके हैं जब भी मैं a डॉट ए करूँगा तो हमेशा वो क्या आएगा, a आएगा। अब प्लस जो जैसा हो रहा था वैसे कर लेते, और कहीं ये वाली कंडीशन नहीं बन रही है, ठीक है। a डॉट सी प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, अब सेम यही करते जाना है। अब यहाँ पर देखो मैं a कॉमन ले रहा हूँ तो 1 प्लस सी प्लस ए डॉट बी और बी डॉट सी, ठीक है। अब 1 प्लस सी क्या होता है कि कहीं पर अगर मैं 1 जोड़ता हूँ, जैसे यहाँ पर देखो मैंने 1 प्लस ए प्लस 1 किया तो मेरा क्या आया था, 1 आया था। तो क्या हो जाएगा a प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ठीक है। सही चल रहा है। अब यहाँ से फिर से हम a कॉमन ले लेते हैं, फिर से a कॉमन लिया तो 1 प्लस बी प्लस बी डॉट सी, फिर से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या बचेगा, a प्लस बी डॉट सी, और यही हमारा क्या था, a प्लस बी डॉट सी, यही LHS थी। तो मैं कह दूंगा कि LHS बराबर RHS, आया बल्ले, ठीक है। तो ये यहाँ से प्रूव होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई a प्लस बी डॉट सी आ जाता है तो हम डायरेक्टली a प्लस बी डॉट सी को a प्लस बी डॉट ए प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 2 और गेट का एंड बन रहा है, 2 और गेट का एंड बन रहा है, ऐसा कह सकते हैं। हम आगे जब गेट पढ़ेंगे तब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब है हमारे पास एब्जॉर्प्शन थ्योरम। इसका मतलब देखो इसमें 2 लॉज दे रखे हैं। पहला क्या है कि a प्लस ए डॉट बी को हम a लिखते हैं, और दूसरा a डॉट ए प्लस बी को भी हम a लिखते हैं। अब ये किसी भी मैथमेटिकली तो इम्पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं आगे देखते हैं। मैं यहाँ से a कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बनेगा, 1 प्लस बी। अब 1 प्लस बी का हमको पता है 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा a डॉट 1, और a डॉट 1 क्या आता है, a आता है।
तो ये मैथमेटिकली सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट इस पर चलते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a डॉट ए प्लस a डॉट बी। अब मैं इसको अगर a लिख दूं तो कोई दिक्कत, सेम ये बन गया। फिर से मैं यहाँ से a को कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस बी हो जाएगा, जो कि फिर से मैं a लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 प्लस बी 1 हो जाएगा ना, बस बात खत्म। अब नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या है, अभी दो सिचुएशंस हमको देखने को मिल रही हैं, ठीक। अच्छा, इसको इन्होंने कैसे किया होगा, इससे पहले हमने एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो क्या है, ये कहता है कि कौन सा था, ये वाला, ये कहता है कि a प्लस बी डॉट सी होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी डॉट ए प्लस सी। तो यहाँ पर सेम मैं निकालूंगा और फिर इसके बराबर प्रूव कर दूंगा, तो समझ में आ जाएगा कि ये इनमें से जो a बार वाली टर्म है, यहाँ पर ये वाली टर्म है जी, रिडंडेंट कैसे है। रिडंडेंट का मतलब होता है कोई मतलब नहीं, फालतू टर्म है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद ये कैसे लिखा जाएगा, देखो a प्लस ए बार डॉट ए प्लस बी। अब a प्लस ए बार क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रखूँगा तो ये 1 हो जाएगा, अगर मैं इसकी 1 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि ये मैथमेटिकली पॉसिबल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इससे फिर से वही ये वाला लॉ लगाएंगे इसमें भी, ये क्या हो जाएगा a बार प्लस ए डॉट ए बार प्लस बी, इसकी वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा a बार प्लस बी। तो ऐसी कंडीशंस में हम इस तरीके से जो रेडंडेंट है उसको हटा देते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। अब इसको लॉजिकली अगर तुम समझना चाहो कि यार a बार की वैल्यू है कि नहीं, लॉजिकली तुम कैसे समझ सकते हो। अगर मैं इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1 रखता हूँ तो a बार की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, a बार की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखता हूँ, जैसे मैंने क्या कहा, ये है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब b की वैल्यू कोई भी हो यहाँ पर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर b की वैल्यू 1 रखता हूँ तब भी 0 आएगा और b की वैल्यू 0 रखता हूँ तब भी 0 आएगा, तो इसका टोटल वैल्यू 1 आने वाली है अगर a की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तब। सेकेंडली, अगर a की वैल्यू तुम 0 रखते हो, ये तो प्रूव हो गया कि a इसके लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर a की ही वैल्यू मैंने रख रही है, a की ही वैल्यू को काउंट किया जा रहा है। अब सेकंड में मैंने a की वैल्यू 0 रख दी, तो a बार कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पर 0 प्लस 1 डॉट, अब जो b है इसकी वैल्यू डिसाइड करेगी कि जो आउटपुट आने वाला है वो 0 होगा या 1 होगा। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखता हूँ तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा 1 मिलेगा, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रखता हूँ तो आउटपुट क्या मिलेगा 0। इसका मतलब जो भी वैल्यू है वो b पर डिपेंड कर रही थी, यहाँ पर a पर डिपेंड कर रही थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि a बार लिखने का कोई मतलब ही नहीं था, ना यहाँ पर लिख रहे थे ना यहाँ पर लिख रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि जो a बार है वो रेडंडेंट है, वो फालतू का है। सेम सिचुएशन सेम कंडीशन अगर तुम इस वाले में लगाओगे तब भी वैलिड हो जाएगी, यहाँ पर ये वाला रेडंडेंट हो जाएगा, ठीक है, b के साथ का। अब हमारे पास है कंसेंसस थ्योरम, ठीक है। इसमें ये दे रखा है कि a डॉट बी प्लस ए बार डॉट सी प्लस डी डॉट सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी। इसका मतलब है यहाँ पर एक टर्म को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। हमें टोटल 3 टर्म्स यहाँ पर दे रखे हैं, ए बी, ए बार सी एंड बी सी। इसमें से इसका जो प्रोडक्ट है यानी कि जो इसका आउटपुट है उसमें हमने बी सी को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। इस थ्योरम को अप्लाई करने की कंडीशंस क्या हैं, हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होना चाहिए कि यहाँ पर 3 टर्म होंगी, 3 टर्म्स होना चाहिए जिनका प्रोडक्ट होगा ए बी, ए सी, ए बार सी एंड बी सी, ये 3 टर्म हो गए। और दूसरा क्या होना चाहिए, 3 वेरिएबल होना चाहिए, 3 वेरिएबल, जैसे ए बी एंड सी दे रखा है हमने, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होगी कि जो एक वेरिएबल होगा लेट ए, उसका दूसरी टर्म में अपोजिट प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पर ए बी
और ए बार सी, ए बी में ए है और ए बार सी में ए बार है, ठीक है। तो ये कंडीशन होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि ए बार अलग टर्म में होना चाहिए और ए अलग टर्म में होगा। तो ये 3 कंडीशंस ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम कैसे पहचाने, ये अप्लाई करने के लिए हमने 3 जो कंडीशंस हैं वो देख ली। अब हम किस तरीके से पहचानेंगे कि कौन सी टर्म जो है वो कंसेंसस होगी, कौन सी टर्म कंसेंसस होगी। इसका मतलब कौन सी ऐसी टर्म होगी जो रेडुडेंट होगी, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसको लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, इस टर्म में जो ये तो अपोजिट वाले टर्म्स दिखेंगे, इनके अलावा जो तीसरा टर्म बनेगा जिसमें ये अपोजिट वाले नहीं हैं, ये इसका अपोजिट दिख रहा है, तो ये वाला टर्म जो होगा वो क्या हो गया, कंसेंसस। कंसेंसस यानी कि ये वाला जो होगा रेड्यूडेंट होगा। इसका मतलब क्या है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। नो इफेक्ट कह देते हैं या फिर ये फालतू। रेड्यूडेंट का मतलब क्या होता है, फालतू है। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बार सी, ये डायरेक्टली आ जाएगा, समझना। अच्छा, इसका अगर तुम मैथमेटिकल प्रूफ चाहते हो, मैथमेटिकल प्रूफ तुम्हें अगर चाहिए तो तुम कैसे कर सकते हो, इसको लिखते हैं। देखो हमारे पास क्या है, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। अगर मैं इस टर्म में 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो ये है। अच्छा, बी सी में ए की जगह अगर मैं ए बार प्लस ए रख दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 1 की वैल्यू ए प्लस ए बार ही होती है, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। इस जगह ए बार बी सी प्लस ए बी सी। अब इसको रीअरेंज कर लो, जो यहाँ पर सही से देखने को मिल जाएगा, ए बार सी प्लस ए बार बी सी। यहाँ पर ए भी अपन को कॉमन दिख रहा है, तो 1 प्लस सी प्लस यहाँ ए सी कॉमन दिखेगा, मतलब ए बार सी। 1 प्लस क्या बचेगा, बी। अब जो प्लस किसी भी 1 में अगर मैं किसी भी चीज़ को जोड़, चाहे वो 0 हो या 1 हो, 1 ही आएगा। तो क्या बचेगा, ए बी प्लस ए बार सी, ठीक है, दिख रहा होगा आई थिंक। क्या बचेगा, ए बी प्लस ए बार सी, और यही अपना क्या था, प्रोडक्ट। तो ये अपने सारे बूलियन अलजेब्रा हो चुके हैं। इसको ढंग से अगर तुम लॉजिकली पढ़ लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बस इसलिए बता दिया कि ये कैसे आया, क्योंकि देखने में मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो चीज़ें वही आती हैं जो लिखी गई हैं, ठीक है। तो इसको दोबारा से रिवाइज करना है और उसके बाद हम पढ़ते हैं गेट्स। गेट में इसका एप्लीकेशन है, बहुत मज़ा आने वाला है।